दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पजल्स के बारे में। और जैसा कि हमारे आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम आने वाला है और आरआरबी का एग्जाम्स भी आने वाला है, तो उनके कंशन के रिगार्डिंग जो आज की दो पजल मैंने यहाँ पर दी हैं आपके लिए, ये एग्जाम के प्रीलिम्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तब तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और आप कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लें। इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर 9 तक हमने पार्ट पजल के निकाले हुए हैं, आप उन सारे पजल्स को देख लो ताकि आपके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और कुछ आईबीपीएस मेंस के लिए जो पीओ मेंस होगा उसके लिए भी मैं पजल्स आगे आप तक लाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पजल की ओर। इसमें क्या करना है कि हमारे पास पजल बेसिकली हमें सबसे पहले पढ़ना है। इसमें लिखा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, और उसके बाद आपको आंसर देना है। लिखा है 6 बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, इंग्लिश। यहाँ पर 6 सब्जेक्ट दिए हैं और आर प्लेस्ड ऑन वन एबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर ये सारी बुक्स रखी हुई हैं। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ईच बुक बिलोंग्स टू डिफरेंट पर्सन्स। हर एक बुक जो है वो डिफरेंट पर्सन्स को बिलोंग करती है। जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये 5 लोग हैं और 6 लोग हैं और यहाँ पर 6 बुक्स हैं। तो 6 पर्सन 6 बुक्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका कोई ऑर्डर सेम नहीं है। ओके, तो जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी है हम इसको यहाँ पर नोट डाउन करते रहेंगे। पहले यहाँ पर कहा गया है द बुक ऑफ बी इज नाइदर ऑन द टॉप नॉर ऑन द बॉटम। तो मुझे ये पता रखना है कि बी वाली बुक जो है ना टॉप पर आएगी और बी की बुक जो है वो बॉटम पर भी नहीं आएगी, और बाकी जो 4 बुक होंगी वो इनके बीच में आ जाएंगी। फाइन, ये मुझे यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है क्योंकि टॉप और बॉटम पे नहीं, बीच में बी कहीं पर होगा। ओके, ये जो 4 बुक्स यूज होंगी। सेकेंड में कहा गया है ओनली द बुक ऑफ जोलॉजी विच बिलोंग्स टू एफ इज प्लेस्ड बिटवीन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। तो देखो इसमें सीधा सीधा क्या कहा गया है कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री के बीच में, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हिस्ट्री की बुक हमारी ये होगी और सपोज करना केमिस्ट्री की बुक हमारी ये होगी, तो इसके बीच में कौन सी बुक आएगी? जोलॉजी की बुक आपकी आ जाएगी। फाइन, और ये किसको बिलोंग करती है? एफ को बिलोंग करती है। तो एक तो हमारा ऑर्डर ये हो सकता है, एक आप कहेंगे आपका ऑर्डर ये भी हो सकता है कि सपोज करा केमिस्ट्री आपका ऊपर आ जाए, हिस्ट्री नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक ऑर्डर और लिख ले रहा हूँ, केमिस्ट्री ऊपर लिख लिया, हिस्ट्री उसके नीचे, और इन दोनों के बीच में कौन है? जूलॉजी वाला पोर्शन, और इसको मैंने एफ का नाम दे दिया। सेकेंड लाइन में कहा गया है कि द बुक्स ऑफ इंग्लिश इज जस्ट एबव द बुक ऑफ केमिस्ट्री। देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो इंग्लिश की बुक है वो क्या है? जस्ट एबव, मतलब तुरंत ऊपर है। किसकी बुक के? केमिस्ट्री की बुक के। तो देखो केमिस्ट्री की बुक के ऊपर तो जूलॉजी है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब केमिस्ट्री की बुक से ऊपर कौन सी बुक है आपकी? इंग्लिश की बुक है। मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया। फाइन, उसके बाद कहा गया है एंड जस्ट बिलो द बुक फिजिक्स, मतलब जो एंड यूज हुआ है ये पहले वाली बुक के लिए यूज हुआ है। इसमें कहा है द बुक ऑफ इंग्लिश इज जस्ट एबव द बुक ऑफ केमिस्ट्री एंड द बुक ऑफ इंग्लिश इज जस्ट बिलो द बुक ऑफ फिजिक्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारी फिजिक्स की बुक आ जाएगी और फिजिक्स की बुक के जस्ट नीचे कौन सी? इंग्लिश की बुक हो जाएगी। क्योंकि कभी भी 2 सेंटेंस अगर एंड से जुड़े हैं तो बाद वाली जो चीज लिखी है जस्ट बिलो द बुक ऑफ फिजिक्स, ये किसके लिए यूज हो रहा है? पहले वाले के लिए। ओके, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। द बुक ऑफ इंग्लिश इज जस्ट एबव द बुक ऑफ केमिस्ट्री एंड द बुक ऑफ इंग्लिश जस्ट बिलो द बुक ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के नीचे है इंग्लिश और केमिस्ट्री के जस्ट ऊपर है। तो ये पूरा हमारा एक पेयर बनेगा जो यहाँ पर हमने यूज कर लिया। फिर कहा गया है द बुक ऑफ मैथ इज नॉट एबव द जूलॉजी। अब देखो जूलॉजी के ऊपर जो है वो हमारी कौन सी बुक नहीं है? मैथ की बुक तो नहीं आएगी। तो जूलॉजी के ऊपर अब एक ही बुक बच रही है, यहाँ पर 5 आपने फिट कर दिए हैं। एक बुक आपकी जो बच रही है वो जूलॉजी के ऊपर आपकी मैथ्स नहीं आएगी, तो कहाँ पाएगी? जूलॉजी के नीचे आ जाएगी। तो नीचे यहाँ पर हम मैथ्स को रख देते हैं। अब हमने सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, अब इनके पर्सन्स को रखने की बारी है। यहाँ पर कहा गया था कि बी ना तो टॉप पर बैठेगा ना बॉटम पर बैठेगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ बी यहाँ पर भी नहीं होगा और बी यहाँ पर भी नहीं होगा, और एफ अगर यहाँ पर है तो बी यहाँ पर भी नहीं होगा। अब बी की 3 पोजीशन बचेंगी, 2 पोजीशन ये और 1 पोजीशन ये। ओके, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि द बुक ऑफ केमिस्ट्री, ओके लिखा है द बुक ऑफ केमिस्ट्री इज डी। अब देखो ये कंफर्म हो गया कि जो केमिस्ट्री की बुक है वो हमारी कौन सी बुक है? वो बुक है हमारी डी। ओके, द बुक ऑफ केमिस्ट्री इज डी, केमिस्ट्री की बुक है हमारी डी। और फिर लिखा है एंड। अब एंड के बाद जो बात लिखी है वो किसके लिए? बुक ऑफ केमिस्ट्री की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो लिखा है द बुक ऑफ केमिस्ट्री इज डी एंड जस्ट कीप द बिलो
ऑफ बुक ए, मतलब कि जो डी बुक है वो किसके बिलो है, जस्ट कीप द बिलो ऑफ बुक ए। फाइन। तो देखो यहाँ पर मुझे ये ध्यान रखना है, लिखा है द बुक ऑफ केमिस्ट्री इज डी, तो केमिस्ट्री की बुक कौन सी हो गई, डी हो गई। और फिर लिखा है एंड जस्ट कीप द बिलो द बुक ऑफ ए। ओके, तो ए के बिलो में ये बुक रखी है, तो अब ये मुझे क्या पता है कि ए इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, तो ए क्या बिलो, तभी तो ये डी होगा जो जिसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। फाइन, ये एक ऑर्डर हमारा यहाँ पर बन गया। थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी हमें। फिर क्या लिखा हुआ है, द बुक ऑफ ई इज एट द बॉटम। अब देखो ई जो है वो बॉटम पर हमारी आएगी, तो अब अभी भी बी की कौन सी पॉसिबिलिटी, बी की केवल एक यही पॉसिबिलिटी बची थी, बी को मैंने यहाँ पर रख दिया, और ई हमारी बॉटम पर आएगी, तो ई हमारी यहाँ पर बॉटम पर आ गई। बची कौन सी बुक, हमारी सी बुक बचती है, तो सी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, फिजिक्स के साथ में सी, और इंग्लिश के साथ में ए, और केमिस्ट्री के साथ में डी, जूलॉजी के साथ में एफ, और हिस्ट्री के साथ में बी, और मैथ के साथ में ई। ये हमारा दोस्तों करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर हमारा बन जाएगा। फाइन, इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न आएंगे, वो भी आप आसानी से जवाब दे सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि ऑन विच सब्जेक्ट डज बी हैव द बुक, बी के पास में कौन से सब्जेक्ट की बुक है, तो देखो बी के पास में हमारी बुक है हिस्ट्री की। अब यहाँ आप अपना ऑप्शन देख लो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, डेटा इन एडुकेट और नन ऑफ दीज, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ दीज वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री की बुक तो दी नहीं गई है। और डेटा इन एडुकेट हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फाइन, तो इस वजह से हमारा नन ऑफ दीज आंसर होगा। और बी के पास कौन सी बुक है, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, हिस्ट्री की बुक है। ये जस्ट हम डायग्राम से सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कीप ऑन द टॉप, टॉप पर आपकी कौन सी बुक रखी गई है, तो देखो टॉप पर तो हमारी फिजिक्स की बुक थी। ओके, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर टॉप पर हमारी कौन सी बुक है, फिजिक्स की बुक, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक दोस्तों और एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसकी भी हम बात करेंगे, पजल की फॉर्मेट में है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, ये हमारा सेट 2 है आज की इस वीडियो के लिए। इसमें कहा है देयर आर 6 बॉयज B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6, और साथ में 6 गर्ल्स हैं लाइक G1, G2, G3, G4, G5, G6, मतलब 6 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं। दे आर स्टैंडिंग इन अ रो, वो एक रो में खड़े हुए हैं, एंड ईच बॉय फेसिंग टू ईच गर्ल, लेकिन हर एक लड़का हर एक लड़की को फेस कर रहा है, लेकिन वो एक सेम ऑर्डर में नहीं है जैसा ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है कि ये गर्ल्स और ये बॉयज का। अब देखो बहुत ध्यान देना यहाँ पर, इसमें ये कहा गया है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज को बेसिकली फेस कर रही हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक आपकी रो में गर्ल्स बैठी होंगी, एक रो में बॉयज बैठे होंगे, और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दे आर स्टैंडिंग इन अ रो, वो लोग एक रो में खड़े हुए हैं, लेकिन एक सिंगल रो में क्या गर्ल्स बॉय को फेस कर सकती है, नहीं ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी हुआ कि दे आर स्टैंडिंग इन अ रो, वो लोग एक रो में हैं, मतलब वो रो सेपरेट रो होगी, क्योंकि गर्ल्स एक अलग रो में है, बॉयज अलग रो में है, और वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फाइन, तो अब मैं ये मान के चलूंगा कि गर्ल्स जो है वो नीचे की ओर फेस कर रही हैं और बॉयज ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं, तभी तो ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बॉयज को ऊपर रख दें, गर्ल्स को ऊपर रख दें, आपके आंसर दोनों सेम आएंगे, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम 2 लाइन यहाँ पर खींच देते हैं। ओके, 2 लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी। अब पहली इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, इसमें लिखा है G1 से स्टार्ट है क्वेश्चन, लिखा है G1 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल हु इज फेसिंग टू द B5, मतलब G1 जो है वो जो भी गर्ल बैठी हुई है B5 को फेस करते हुए उस गर्ल के इमीडिएट राइट साइड में है। अब गर्ल्स का फेस किधर है, इस साइड में, तो मैं इसको डायरेक्शन मान लेता हूँ। बॉयज का फेस किधर मान लो, नॉर्थ की ओर मान लो, और गर्ल्स का फेस किधर मान लो, साउथ की ओर, क्योंकि अभी मैं आपको अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है साउथ, इस वाली डायरेक्शन को हम साउथ कहते हैं, और ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या कहते हैं, नॉर्थ। तो जो लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं वो किधर फेस करें, नॉर्थ की ओर, और जो नीचे की ओर देख रहे हैं वो किधर फेस करके बैठे हुए हैं, साउथ की ओर। ओके, अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्शन देने से। तब यहाँ पर देखना कहा गया है G1 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल हु इज फेसिंग टू द B5, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई एक गर्ल बैठी है। ओके,
और वो B5 को फेस कर रही है। सपोज करा मैंने यहाँ पर मान लिया, ओके, यहाँ पर मैंने कोई एक गर्ल मान ली और वो किसको फेस कर रही है, B5, मतलब बॉयज नंबर 5 को फेस कर रही है। और जो ये गर्ल है इसके इमीडिएट राइट में, तो इसका इमीडिएट राइट किधर होगा, इस साइड के लिए होगा। तो इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, गर्ल 1। तो मैंने यहाँ पर गर्ल 1 को बना दिया G1, ओके। अब देखो दो आपने बना लिया, जस्ट इसके आमने सामने पर भी दो गर्ल्स हमारी बन चुकी हैं, ओके। नेक्स्ट में कहा गया है, साथ में और एक बात कही गई है, G1 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल हु इज फेसिंग टू द B5 कॉमा द बॉय। अब B5 के बारे में बात हो रही है, द बॉय एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब ये जो बॉय है ये एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों इस साइड में अब यहाँ पर कोई और पर्सन हमारा नहीं बैठेगा, ये हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम एंड। B5 हमारा एक्सट्रीम एंड पर हो गया और यहाँ पर जो भी होगा वो भी हमारा एक्सट्रीम एंड कहलाएगा। अब जो भी बैठेंगे वो इसके सब इस वाले साइड पर आएंगे, ओके। फिर लिखा है ओनली B2 इज बिटवीन B5 एंड B4। B2 जो है वो B5 और B4 के बीच में है, B5 और B4 के बीच में कौन होगा, B2 होगा। लेकिन मुझे पता है कि B5 इधर है, तो इधर तो मेरा B2 नहीं आ सकता क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड है। तो B5 और B4 के बीच में हमारा कौन आ जाएगा, B2। तो यहाँ पर हम B2 को रख देंगे। अब 3 पर्सन इधर हो गए, इसके सामने मैंने इस पर्सन को बैठा दिया। फिर कहा है B6 इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B1। अब देखो B1 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, हमारा B6 बैठेगा। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान देना, अगर मैंने B1 को यहाँ पर बैठाला है तो B1 के इमीडिएट लेफ्ट में, अगर B1 का फेस नॉर्थ की साइड है, इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, B6 बैठ जाएगा, ओके। यही तो होगा ऑर्डर। फिर कहा गया है B6 इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B1 एंड, अब B6 के बारे में बात की जा रही है, एंड B6 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B3, मतलब B6 जो है वो B3 के इमीडिएट राइट में बैठेगा और B1 की क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। तो ये 3 पेयर एक साथ बैठेंगे, B3, B6 और B1। अब देखो ये तीनों एक साथ यहीं पर तो बैठ पाएंगे, 1 2 3 प्लेस अगर मैं यहाँ पर बना दूँ तो यहाँ पर हमारा B3 बैठ जाएगा, फिर हमारा B6 बैठ जाएगा और फिर हमारा कौन बैठ जाएगा, B1। पजल बहुत आसान है लेकिन चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। जो लोग बिगनर हैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस एक अच्छी स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब आप इजी क्वेश्चंस को बनाते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अंदर आता है, और जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आगे बढ़ोगे। लेकिन अभी मैं एक ऐसी पजल दे दूं, बोरिंग सी पजल, जिसको सॉल्व करने में मैं 25 मिनट आपको बताऊं और 25 मिनट में मैं आपको पजल सॉल्व करके दूं, तो आप उसको देखते रहोगे और आपको नींद आ जाएगी। आप कहोगे यार, लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़ी पजल को आप खुद से ट्राई करो, लेकिन उससे पहले छोटी पजल के क्या रास्ते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को बनाना है, वो भी आप सॉल्व कराएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको बड़ी पजल नहीं बताऊंगा, बड़ी पजल मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको छोटे क्वेश्चंस पर कमांड होना जरूरी है, ओके। तो हमारा B3, B6, B1 बैठ गया। अब इनके सामने आप 3 पर्सन को बैठा दो, ओके। अब ध्यान देना, यहाँ पर कहा गया है G3 इज फेसिंग टू द B1, तो B1 यहाँ बैठा है तो G3 हमारा कहाँ पर बैठ जाएगा, G3 इधर बैठ गया। फिर कहा गया है G3 इज फेसिंग टू द B1 एंड G3 इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G2। अब देखो G2 का फेस अगर इधर के लिए है, ओके, तो G2 के इमीडिएट लेफ्ट की अगर मैं बात करूं, ओके, तो ये मुझे पता है कि G2 के इस साइड में कौन बैठेगा, हमारा G3 बैठेगा, ओके। तो G2 और G3 एक साथ में हमारे बैठेंगे, तो G3 ये बैठा हुआ है तो G2 हमारा कहाँ पर हो जाएगा, G2 हमारा ये हो जाएगा, ओके। अब फिर कहा गया है G6 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G4, ओके। बहुत ट्रिकी चीज है, यहाँ पर देखना है G4 के थर्ड लेफ्ट में, अगर मैं G4 को यहाँ पर बैठालता हूँ और G4 का फेस किधर है, साउथ की ओर है, तो इसका राइट साइड तो इस वाले साइड में होगा और लेफ्ट साइड किधर होगा, इस वाले साइड में होगा। अब इसके लेफ्ट में कौन सी पोजीशन पर G6 बैठा है, थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पर कौन बैठा है, G6 बैठा है। अब आपका मेंबर एक बचता कौन सा है, G5 बचता है, G5 को हम यहाँ पर रख देंगे। अब आप देख सकते हो ये आमने सामने सारे लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ओके। ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से तब बना सकते हो जब आपकी फंडामेंटल अप्रोच क्लियर होगी, और कोई भी क्वेश्चन कभी टिपिकल नहीं होता, बस अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन के स्टेप अपने आप बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखकर कह दूं कि मुझसे नहीं बन पाएगा, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा। आप ट्राई करो, डायग्राम जो भी लैंग्वेज यूज़ करिए उसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और फिर उसको हम फिगर को यूज़ करेंगे अपने डायग्राम में, फाइन। अब इस पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे,
पूछा जा सकता है कि G3 को कौन फेस कर रहा है, B1 फेस कर रहा है। एक्सट्रीम एंड्स पर गर्ल्स साइड में कौन बैठा है, G4 और G5। एक्सट्रीम एंड्स का मतलब होता है कॉर्नर एंड, ये हमारे कॉर्नर एंड होते हैं। फाइन। अब B5 और B3 ये हमारे क्या है, ये कॉर्नर एंड है बॉयज में। ओके, अभी मैं कहूं कि डायगनली G4 को कौन फॉलो कर रहा है, तो G4 को फेस कर रहा है B5 डायगनली में। कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन अगर हमारा डायग्राम ठीक है और हमारा थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हमें पता है, तब हम इन क्वेश्चंस को आसानी से बना लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आप तक और नई पजल लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों इस बटन पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आने स्टार्ट हो जाएं। आप हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आप तक कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इन दोनों में अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें। दोस्तों ऐसे आपके दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, तब आप इस वीडियो को जरूर शेयर करो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप तक मैं लाना चाहूँगा कि एक झारखंड से मेरे पास में एक ईमेल आया है और उन्होंने कहा है कि सर हमारे घर पे एक बहुत बड़ी सी टीवी लगी हुई है और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग सब साथ में आते हैं और हम लोग बैठ के उस टीवी में आपकी वीडियोस को यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट करके देखते हैं। फाइन, तो ये स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग ग्रुप में वीडियोस देख रहे हैं तो ऐसे लोग जिनके पास इंटरनेट नहीं है, वो 2G 4G डेटा को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहीं से पैसे लो और फिर आप लो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, दैट इज़ ओके, लेकिन आप किसी से हेल्प तो ले सकते हो। और इस दुनिया में जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए एक से ज़्यादा लोग आगे आ जाते हैं। फाइन, तो आप लोग ग्रुप में भी प्लीज़ स्टडी कर सकते हो इस फॉर्मेट में। सो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू जिन लोगों ने ऐसा इनिशिएटिव उठाया है। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।